आज हम स्टार्ट करेंगे जावा में दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। दिस कीवर्ड इन जावा, ठीक है। तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ यूसेज, यानी कि बहुत सारे यूसेज है दिस कीवर्ड के, ठीक है। दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल इफ देयर इज एम्बिगिटी बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड पैरामीटर के बीच में। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगी, तब दिखाऊंगी कि एम्बिगिटी क्रिएट हो जाती है एक इंस्टेंस वेरिएबल और पैरामीटर्स के बीच में। तो दिस इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, ठीक है। दिस कीवर्ड इन जावा ईच नॉन स्टैटिक मेथड कंस्ट्रक्टर हैज़ एन इम्प्लिसिट, हर एक जो नॉन स्टैटिक मेथड है या फिर कंस्ट्रक्टर एक इम्प्लिसिटली रेफरेंस वेरिएबल रखता है, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। किसके नेम से? दिस। इट इज़ यूज टू रेफर डेटा मेंबर्स ऑफ, इन्वोक करता है ऑब्जेक्ट इन केस देयर इज ए नेम कॉन्फ्लिक्शन हो, अगर लोकल वेरिएबल और डेटा मेंबर्स के बीच में, तो उस केस में भी दिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिफ्रेंशिएट करने वाला। एवरी कंस्ट्रक्टर और नॉन स्टैटिक मेथड कंटेन करते हैं दिस कीवर्ड को एज ए पैरामीटर। जो आज हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अब आप देखेंगे, मैं एक नोट पैड की फाइल लूँगी, हम उसमें एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू आपको समझ आएगा कि कैसे हमें करना है दिस कीवर्ड। क्लास लेंगे ए बी, किसी भी नाम से ले सकते हैं आप। उसके बाद हमने देखो एक वेरिएबल लिया इंट ए कॉमा बी। क्लास के नाम और वेरिएबल से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए बी की जगह मैं कर देती हूँ एक्स वाई, ठीक है। पब्लिक ए एक्स वाई, ठीक है। इंट ए कॉमा इंट बी। उसके अलावा अब आप देख सकते हो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे लोकल वेरिएबल का नाम भी है और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम भी है, बी इक्वल्स टू बी। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया जिसमें हमारे लोकल वेरिएबल ले लिए ए बी और इंस्टेंस वेरिएबल तो है ही ए बी। अब हम एक मेथड बनाएंगे वॉइड डिस्प्ले, इसके अंदर दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करा देंगे। क्लास एक्स वाई बनाई, उसके अंदर दो वेरिएबल लिए ए और बी। फिर हमने उसमें कंस्ट्रक्टर लिया पब्लिक एक्स वाई, उसमें दो वेरिएबल लिए ए और बी। फिर डिस्प्ले में ए और बी को शो किया। अब हमने क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, अब अब देखो क्लास बनाई है, अब हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और मेथड कॉल करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपको पता है जावा में क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट, फिर न्यू और फिर अगेन क्लास नेम। अब हमें क्या करना है, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज। तो इसमें कितने पैरामीटर हैं, दो। तो मैं यहाँ से दो वैल्यूज को पास करूंगी 10, 20। उसके अलावा ये एक मेथड है डिस्प्ले, तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले, इसको करेंगे। अब आप देख सकते हैं, इसको सेव करेंगे। किस नाम से सेव करते हैं प्रोग्राम को, जिस नाम से क्लास होती है। तो एक्स वाई डॉट जावा, यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं, ऑल फाइल्स। ये हो गया। अब देखो सी डी
डॉट डॉट बाहर निकल जाएंगे दोनों फोल्डर से। हमारे फोल्डर का नाम है जावा लर्न, जावा अंडरस्कोर लर्न, जावा सी, प्रोग्राम का नाम है xy.java। देखो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। आउटपुट आपको 1 मिनट बाद दिखाऊंगी मैं इसका। सबसे पहले क्लास बनाई xy, उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल लिया a और b, ठीक है। फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कैसा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज। तो इस a की वैल्यू आपको पता ही है, आप पहले से पढ़ चुके कंस्ट्रक्टर वाली क्लास में। इस a की वैल्यू किस में स्टोर हो गई? इंस्टेंस वेरिएबल में। ये क्या है? लोकल। आप समझ गए ना। अगर मैं यहाँ पे a की जगह c लेती तो यहाँ पे c आता, समझ गए? तो यानी कि लोकल वेरिएबल इधर आता है और इधर किस क्या आता है आपका? इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने सेम लिया है। अब सेम लेने का भी कोई ना कोई रीज़न होगा, वो आपको अभी समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिया इंस्टेंस वेरिएबल a इक्वल टू a, यानी कि लोकल वेरिएबल की वैल्यू किस में चली गई? इंस्टेंस वेरिएबल में। फिर यहाँ लोकल b की वैल्यू b में। अब जब डिस्प्ले करोगे तो a और b की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 10 और 20। लेकिन अभी आप इसका आउटपुट देखोगे तो 10 और 20 नहीं आएगा, आउटपुट आएगा 0। अब आप देख सकते हो आउटपुट क्या आ गया? 0। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि आउटपुट 0 कैसे आ गया, है ना। आउटपुट आ गया हमारा 0। तो आउटपुट हमारा 0 कैसे आया वो हमें समझना है। सबसे पहले a और b है। a की वैल्यू देखो, अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले क्लास में बताया था कि जो हमारे डेटा टाइप होते हैं उन या ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो होपफुली अब आपको प्रूफ हो गया होगा 0 कैसे होती है। आपने लोकल वेरिएबल लिया a, आपको क्या लग रहा है कि दो इस तरफ लोकल है इस तरफ इंस्टेंस है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकल वेरिएबल ही दोनों तरफ कंसीडर होगा। अगर दोनों का नेम सेम है तो दोनों साइड क्या कंसीडर होगा? लोकल। तो यानी कि इस वाले ए बी को तो कोई वैल्यू मिली ही नहीं, लेकिन फिर भी एरर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल गई, जो मैंने स्टार्टिंग में जब आपको डेटा टाइप पढ़ाया था, 3rd लेक्चर में, शायद 2nd या 3rd लेक्चर, तब मैंने आपको बताया था कि अगर हम इनको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते इंस्टेंस वेरिएबल को तो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू 0 होती है। देखो एरर नहीं आया, वैल्यू क्या आ गई? 0 0। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वर्क कर गई 0 0। बस इस तक क्या नहीं पहुंच पाया? 10 और 20। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि उसने राइट वाले को भी लोकल माना और लेफ्ट वाले को भी लोकल माना। तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई कि जब दोनों वेरिएबल्स के नेम सेम है तो किसको कंसीडर करेगा? वो लोकल वेरिएबल को, चाहे कोई कितना भी हो। लेकिन अपने घर में तो हम ही बड़े हैं ना, आप समझ रहे हो ये चीज़। तो वैसे ही है, लोकल वेरिएबल की यहाँ प्रायोरिटी हाई है तो दोनों तरफ क्या कंसीडर होंगे? लोकल। अगर दोनों के नेम सेम है, अगर अलग होते, यहाँ एक्स और वाई होता तो ऑब्वियसली फिर यहाँ एक्स वाई होता, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता, फिर वैल्यू इंस्टेंस में चली जाती। बट जहाँ दोनों सेम है उस केस में एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है। तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा वो अब आपको देखना है। यही दिस कीवर्ड का पहला यूज़ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? लगाएंगे दिस डॉट ए, यानी कि मुझे इंस्टेंस वेरिएबल के साथ क्या यूज़ करना चाहिए? उसके सपोर्ट में दिस। तो दिस कीवर्ड का फर्स्ट यूज़ है दिस डॉट ए। तो हम क्या करेंगे? लोकल वाले वेरिएबल की वैल्यू इसमें आ जाएगी, फिर दिस डॉट बी, बी की वैल्यू किस में आ जाएगी? दिस डॉट बी में। तो इस तरीके से हमें करना है। अब मैं क्या करूँगी, इसको दोबारा से कंपाइल कराऊंगी। देखो अब आंसर सही आ जाएगा। जावा सी xy.java, जावा एक्स आ गई वैल्यू 10 और 20। यानी कि ये भी दोनों की अगर नेम सेम हो, कॉन्फ्लिक्शन हो, तो इंस्टेंस के साथ क्या लगा दो? दिस, तो वो ग्लोबल बन जाएगा। यही था ना। सेकेंड लाइन आप ध्यान से पढ़िए। इट इज़ यूज टू रेफर डेटा मेंबर्स ऑफ इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट इन केस देयर इज ए नेम कॉन्फ्लिक्शन है। किसके बीच में? लोकल वेरिएबल और डेटा मेंबर्स के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। अब नेक्स्ट, ये तो वही वाला प्रोग्राम है जो मैंने आपको कराया। नेक्स्ट देखते हैं दिस कीवर्ड सेकेंड यूज। वी कैन रिटर्न दिस कीवर्ड एज ए स्टेटमेंट। आप उसको रिटर्न कर सकते हो किससे? मेथड से। इन सच केस रिटर्न टाइप ऑफ मेथड मस्ट भी क्या सा होना चाहिए? क्लास टाइप। दूसरा यूज़ क्या है? और कंस्ट्रक्टर चेनिंग में, ठीक है। कंस्ट्रक्टर चेनिंग का मतलब है एक कंस्ट्रक्टर ही दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करा सकता है। उससे फ़ायदा क्या होगा? कंस्ट्रक्टर चेनिंग इज़ यूज टू रिड्यूस करता है किसको? नंबर ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट को।
इन केस ऑफ ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इफ़ अ क्लास एन डेटा मेंबर्स एंड एम कंस्ट्रक्टर, दोनों चीज़ें डिफाइन हो रहे हैं, तो एन इंटू एम असाइनमेंट हो जाएंगे नॉर्मली देखा जाए। लेकिन अगर हम इस तरीके से करते हैं तो कितने हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, एन प्लस एम माइनस वन, मतलब कि हमें उतने नंबर्स को कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम कम में ही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, वी कैन रिटर्न दिस कीवर्ड एज एन स्टेटमेंट। कहाँ से रिटर्न कर सकते हो, मेथड से। इस केस में रिटर्न टाइप मेथड का क्या होना चाहिए, क्लास टाइप, जो कि क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव। तो बस ये थोड़ा सा आपको समझना है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, जो दिस कीवर्ड का सेकंड यूज़ है। मतलब आपको हर कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए एक सेपरेट लाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस केस में क्या यूज़ कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। वो कैसे करेंगे, सेम यहाँ वही वेरिएबल लेंगे, इंट ए कॉमा बी, पब्लिक ए बी दिस, जो भी आपकी क्लास का नाम है, ठीक है। दिस, अभी देखना मैं इसमें दिस लगाती हूँ, चलो अभी नहीं लगा रही, आपको पहले प्रोग्राम नॉर्मल दिखा देती हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसमें आपने कोई भी मैसेज दे दिया, आपने लिखा नो पैरामीटर, फिर आपने क्या किया, पब्लिक ए बी दिस, इंट ए, ठीक है। हमने यहाँ लिखा सेम लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ आपने क्या लिख दिया, नो पैरामीटर लिखा था, यहाँ लिख सकते हो आप वन पैरामीटर। अब इस लाइन को, इसको मैं कॉपी कर दे रही हूँ, यहाँ दो पैरामीटर ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, एक मेथड बना लेते हैं, जैसे अभी लास्ट वाले में बनाया था। उसका काम क्या है, दोनों की वैल्यूज को प्रिंट कराना। अब इसमें मेन मेथड कॉल करेंगे। अब हमने डिस्प्ले से उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। अब आपको ध्यान ही देना है कि इसमें एक पैरामीटर है, इसमें ज़ीरो है, तो सिंपल है। पहले मैं इसके बाद मेन में आ जाती हूँ। अच्छा अभी हमने मेन लिखा था, मेन बना देते हैं सबसे पहले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग पहला करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू ए बी दिस, ओ बी जे डॉट डिस्प्ले, पहले में एक भी पैरामीटर नहीं है, obj2, इसका नाम रख देंगे obj3। इसमें एक पैरामीटर है, इसमें पास कर देंगे 10, इसमें पास कर देंगे 40, 50, ठीक है।
ए बी दिस डॉट जावा, यहाँ करेंगे ऑल फाइल्स, सेव कर देंगे। जावा सी ए बी दिस डॉट जावा, जावा सब में 0 0 आ रहा है ना, नो पैरामीटर। अच्छा हाँ, क्योंकि हमने इनिशलाइज नहीं, लेकिन आपको पता चल गया प्रोग्राम ठीक है। अब इनिशलाइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस वाले कंस्ट्रक्टर। तो कैसे करूँगी, ए बी दोनों के वेरिएबल सेम है, तो दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए, दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो थर्ड वाले में क्या चेंज होगा, थर्ड वाले में भी चेंज नहीं हुआ, नो पैरामीटर, 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर। हमने ए बी लिया वेरिएबल नेम, दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए। अच्छा, चेंज इसलिए नहीं हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट का नेम भी 2 और यहाँ पे करना है 3। हो गया ना चेंज थर्ड वाले में। वो गलती क्या हो रही थी, ऑब्जेक्ट का नेम हमने चेंज ही नहीं किया था। यानी कि बेसिकली कर क्या रहा है प्रोग्राम, अभी थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्लास बनाइए ए बी दिस, उसके अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल लिए ए और बी, फिर पहला कंस्ट्रक्टर बनाया ए बी दिस, उसमें लिखा नो पैरामीटर, ठीक है, नो पैरामीटर प्रिंट कर दिया। फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया है, जैसे इंट ए, इसमें प्रिंट कर दिया 1 पैरामीटर। फिर ए बी दिस, इस कंस्ट्रक्टर में हमने 2 पैरामीटर लिए हैं, दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए, दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलर, इसमें हमने क्या प्रिंट कर दिया, 2 पैरामीटर। यानी कि ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर वैल्यू को इनिशियलाइज करा रहा है, समझ गया ना। थर्ड कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वैल्यू को लोकल वेरिएबल से किस में पहुंचा रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल में। तो जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, देख सकते हो। बाकी सब में 0 आ रही है, इसमें 40 और 50 आ रही है। ये समझ में आ गया, यानी कि इनिशियलाइज कराने का काम कौन कर रहा है, ये थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर। दोबारा से देख लो, और डिस्प्ले कराने का काम ये कर रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये वाला केस तो हमें समझ में आ गया, थर्ड वाला। अब बची फर्स्ट 2 केस। उन 2 केसेस में क्या होगा, इनिशियलाइज कौन कराएगा, या तो इसके अंदर इनिशियलाइज कराओ, तो उसकी जगह मैं चाहती हूँ ये खुद इनिशियलाइज ना कराएं, वरना मुझे और 2 लाइन का कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ये खुद ही थर्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कंस्ट्रक्टर में आप देख सकते हो मैंने एक भी पैरामीटर को नहीं लिया, पैरामीटर को नहीं लिया, इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर को नहीं लेने का मतलब क्या हुआ कि हम खुद वो काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब किसी ना किसी को देंगे। तो अब वो देना है, तो कैसे देंगे वो समझना है आपको। यहाँ पे मैं एक कीवर्ड यूज़ करूँगी दिस, जिसमें मैं 2 वैल्यू को पास करूँगी, लाइक मैंने किया 5 और 10। ध्यान से समझना इस बात को। होगा क्या इस केस में, इसमें तो एक भी पैरामीटर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे दिस एक कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये दिस कीवर्ड का सेकंड यूज़ है, और उसमें 2 वैल्यू पास की 5 और 10, जो किसको मिल जाएंगी, इसको, इस वाले को। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5 और बी की वैल्यू क्या हो गई 10। यानी कि एक कंस्ट्रक्टर, ये भी तो एक कंस्ट्रक्टर है, किसको कॉल कर सकता है, दूसरे कंस्ट्रक्टर को। कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। होगा क्या, जैसे ही दिस वाली लाइन मिलेगी 5 और 10, ये तुरंत यहाँ से यहाँ चला जाएगा, जम कर जाएगा पहले ही। तो ए की वैल्यू 5, बी की 10, और पहले क्या प्रिंट कर देगा 2 पैरामीटर, तब उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, नो पैरामीटर। चाहो तो आप देख सकते हो, बाकी सब में अभी तक क्या आउटपुट आया है, नो पैरामीटर 1 और 2, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, देख सकते हो। मैं इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ, देखो पहले क्या आया 2 पैरामीटर, फिर आया नो पैरामीटर, फिर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, लेकिन बीच वाले में अभी 0 0 रहा। देख सकते हो क्या होगा, पहले सबसे पहले इसमें जाएगा, इसमें एक भी पैरामीटर नहीं है, 5 और 10। जैसे ही 5 और 10 मिलेंगे से किस में आ जाएगा, जम करके थर्ड वाले में, ए की वैल्यू ए को और बी की वैल्यू बी को यहाँ पे मिल जाएगी। और सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 पैरामीटर। जब 2 पैरामीटर प्रिंट हो जाएगा तब प्रिंट होगा नो पैरामीटर। अब सेकंड वाले में कितने हैं, पैरामीटर 1, तो हम इस केस में क्या करेंगे, दिस यहाँ पे a, 30, कोई भी एक वैल्यू ले ली। क्यों
एक तो ये वाला ए, क्योंकि एक पैरामीटर है, एक खुद से एक वैल्यू ले लेंगे। तो जैसे सेकंड वाले में आएगा ए वाली वैल्यू आपको और 30 वाली वैल्यू, दो वैल्यूज हो जाएंगी, मतलब ए वाली वैल्यू वो हो जाएगी जो नीचे से पास की जाएगी। क्या पास की जा रही है वो आप देख सकते हो। क्या पास किया जा रहा है? 10 की जगह चाहो तो 60 भी कर सकते हो, कुछ भी मर्जी है। अब आप देखोगे इसको, आ गया 2 पैरामीटर, नो पैरामीटर, A5 B10, 2 पैरामीटर 1 पैरामीटर, 60 30 2 पैरामीटर। अब इसको एक बार और समझते हैं फटाफट, आप लोग ध्यान से समझे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हर एक कंस्ट्रक्टर वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? उसको पता है कि जैसे हमें मिठाई खानी है तो जरूर थोड़ी हम मिठाई बनाएं, हम मार्केट से लाके भी तो खा सकते हैं। हमें कपड़े पहनने हैं, जरूरी है हम खुद ही से लें? आप मेरी बात समझो। कोई और वो काम कर सकता है हमारे लिए तो हम उसको देते हैं वो जिम्मेदारी। तो सेम एज पहला वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये खुद इनिशियलाइज नहीं करा रहा। ये पहला वाला कंस्ट्रक्टर वैल्यू को खुद इनिशियलाइज नहीं करा रहा। कौन इनिशियलाइज करा रहा है? ये वाला, क्योंकि आप देख सकते हो इसके अंदर वो 2 लाइन का कोड लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन का। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर से हमने क्या पास कर दिया? दिस कीवर्ड। अब आपको दिस कीवर्ड का सेकंड यूज समझ में आएगा। दिस कीवर्ड पास करने से क्या होगा? ये कंस्ट्रक्टर, ये भी तो कंस्ट्रक्टर है, किसको कॉल कर लेगा? दूसरे कंस्ट्रक्टर को। दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर चेनिंग, चेन बनाना। ठीक है, ऐसे ही दूसरे कंस्ट्रक्टर में भी दिस है, 2 पैरामीटर है। 2 क्यों देने हैं? क्योंकि जिसको कॉल कर रहा है उससे तो मैच होने चाहिए ना। इसमें 2 है तो यहाँ पे भी कितने दोगे? 2। थर्ड में चला जाएगा, पैरामीटर को वो क्या कर लेगा? मैच कर लेगा। अगर पैरामीटर मैचिंग नहीं होंगे तो कॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो रही है। बेसिकली इनिशियलाइजेशन कराने का काम खाली थर्ड कंस्ट्रक्टर का है और फर्स्ट और सेकंड खुद इनिशियलाइज नहीं करा के क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। दोनों में से दिस कीवर्ड पास हो रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, जो कि क्या कर रहा है? इसको कॉल कर रहा है। तो बस आपको यही बात समझनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट सिचुएशन, ये तो हो गया, समझ में आ गया। पहले वाला ये है दिस कीवर्ड का सेकंड यूज कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग करेंगे। तो आप पहले पहला कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, फिर डिस्प्ले मेथड, फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल और फिर तीसरा। पहले में 0 पैरामीटर है, दूसरे में 1 है और तीसरे में 2 है। इसीलिए ऊपर से जब इसको पास करेंगे 0 वाले को तो उसमें 2 पैरामीटर दे देंगे, 1 वाले में एक खुद है, एक पास कर देंगे और 2 वाले में ऑलरेडी दोनों। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम दिस कीवर्ड का थर्ड यूज। वो क्या है? ये वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको कराया। दिस कीवर्ड फैसिलिटेड मेथड चेनिंग। अभी तक तो आपने कंस्ट्रक्टर चेनिंग पढ़ा, अब मैं आपको बताती हूँ अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग में बेसिकली क्या होता है? आप एक कंस्ट्रक्टर से भी मेथड करोगे और एक मेथड के थ्रू भी दूसरा मेथड करोगे। तो दिस कीवर्ड फैसिलिटेड मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग इज द फैसिलिटी ऑफ इन्वोकिंग मल्टीपल मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन ए सीक्वेंस में, एक सिंगल स्टेटमेंट, मतलब एक, अभी तक क्या करते हो? कई स्टेटमेंट में लिखते हो। अब आप एक स्टेटमेंट यूज़ करोगे, उसकी हेल्प से क्या कर लोगे? मेथड चेनिंग। अब मैं आपको उसके लिए एक प्रोग्राम बताती हूँ। वो प्रोग्राम क्या है? स्वैपिंग। आपने 2 नंबर्स को स्वैप किया है। पहले अगर आपको ये नहीं आता तो आप वो करके देख लीजिए 2 नंबर्स को स्वैप कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आपको स्वैपिंग करना आता है तो ये प्रोग्राम बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्लास बनाएंगे स्वैपर। उसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल लिए। आप पहले इसको पॉज करके ये प्रोग्राम खुद से करके देखिए कि 2 नंबर्स को स्वैप करना है तो कैसे होगा। मैं आपको बता दूं, 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें 2 पैरामीटर पास करेंगे, फिर दूसरे और एक मेथड बनाएंगे जिसमें दोनों को स्वैपिंग का कोड लिखेंगे और तीसरा मेथड बनाएंगे उसमें डिस्प्ले करेंगे। तो बस यही मैं करने जा रही हूँ। इंट A, B, फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक स्वैपर। ठीक है, इंट A, इंट B। अब तो आपको पता ही चल गया दिस डॉट ए इक्वस टू ए, क्योंकि दोनों में नेम सेम रख रहे हैं। दिस डॉट बी इक्वस टू बी। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कंस्ट्रक्टर का। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अब
चाहो तो दोनों की वैल्यू को क्या करा सकते हो, शो करा सकते हो। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ ए प्लस ए। ठीक है, आपने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया और एक मेथड बना दिया। अभी मेथड खाली डिस्प्ले करने वाला बनाया है, स्वैप करने वाला इसको नहीं बनाया है। अब स्वैप करने के लिए हमें क्या मेथड बनाना है, उसका एक कोड होना चाहिए। स्वैपिंग करनी है तो आपको क्या करना होता है, जब दो वैल्यू को एक्सचेंज करना है, एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे सी, फिर आप क्या करोगे, ए इक्वल्स टू बी, पहले सी में स्टोर करा दो इसको, ए को, फिर ए इक्वल्स टू बी, फिर बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, देखो ये नॉर्मल स्वैपिंग का कंसेप्ट है, इसमें कोई जावा या उससे मतलब नहीं है, तो कॉमन है। फिर मेन लगा देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, अब क्या करना है, क्लास का नाम क्या है आपकी, पहले से सेव कर दो चाहो तो, स्वैपर, स्वैपर डॉट जावा, यहाँ पे कर देंगे ऑल फाइल्स, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, सिंपल, अगर रन भी कराऊंगी तो बस स्वैप हो जाएगी वैल्यू, लेकिन अभी मैंने कॉल नहीं कराया शायद, एक सेकेंड, हाँ अभी कुछ कराया नहीं है ना। क्या करेंगे, मेन में आ जाएंगे, स्वैपर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू स्वैपर। अब देख सकते हो अगर ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है तो ऑब्वियसली है, या दो वैल्यू पास करनी है तो यहाँ पे दो वैल्यू को पास कर देंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। आपने लिया 20,40, अच्छा हाँ, वैल्यू तो पास कर दी, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, जब तक डिस्प्ले नहीं करोगे डिस्प्ले कैसे होगी, स्वैप करना है ओबीजे डॉट स्वैप और फिर ओबीजे डॉट डिस्प्ले। देखो ध्यान से, वैल्यू ऑफ ए, पहले ए की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है 40, फिर जब स्वैप कर दिया, स्वैप का मतलब क्या है, एक्सचेंज करना, तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, वैल्यू स्वैप हो गई, ए की 20 है बी की 40 है, अब क्या हो गई ए की 40 और बी की 20, तो हम इस तरीके से दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्लास स्वैपर इंट ए कॉमा बी, स्वैपर इंट ए बी, दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी है ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, इससे वैल्यू किस में स्टोर करना है, इंस्टेंस वेरिएबल में, बस ध्यान से समझिए, ये रहे इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इसमें स्टोर कर दी ए बी की वैल्यू, डिस्प्ले करा देंगे, जब डिस्प्ले कॉल करेंगे, स्वैप जब करेंगे तब क्या करेंगे, वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज करने के लिए हमने थर्ड वेरिएबल लिया, ए की वैल्यू को सी में स्टोर कर दिया, फिर ए फ्री हो गया, बी की वैल्यू को ए में स्टोर कर दिया, फिर बी में
बी फ्री हो गया, फिर सी वाली वैल्यू यानी कि जो ए की वैल्यू है उसको वापस से बी में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इनिशलाइज कराएंगे, फिर डिस्प्ले मेथड कॉल होगा यानी कि ए और बी की पहले वैल्यू क्या है, फिर दोनों को क्या किया जाएगा स्वैप, फिर बाद में वैल्यू क्या है। तो ये तो था अभी तक का नॉर्मल प्रोग्राम, इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया स्पेशल। अब स्पेशल मुझे करना है, स्पेशल क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला था, मैथड चेनिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे आपको समझानी है, कैसे करेंगे वो ऐसे नहीं हो पाएगा। पहले तो आपको ये प्रोग्राम नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद चेंजेस क्या करना है इस प्रोग्राम में, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यानी कि इसका टाइप क्या है, वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, नो रिटर्न, लेकिन मैं चाहती हूँ क्लास टाइप का रिटर्न हो। तो क्लास टाइप का रिटर्न कैसे हो सकता है, हम इसमें क्या कर दें, क्लास का नेम यूज़ करेंगे। क्लास का नाम क्या है, स्वैपर, ठीक है। और जब क्लास का नाम यूज़ करते हैं तो रिटर्न भी क्लास टाइप ही बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न दिस, ठीक है। सेम है पब्लिक वॉइड स्वैप। वॉइड क्या होता है, नो रिटर्न, लेकिन आप दिस कीवर्ड क्या है, क्लास टाइप। तो यहाँ पे लिख दो क्लास का नाम स्वैपर, और यहाँ पे लिख दो रिटर्न दिस, ठीक है। अभी कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एरर तो नहीं आया ना, मैंने आपको ये दिखा दिया। अब कर क्यों रहे हैं ऐसा, वो समझ में आना चाहिए। सबसे पहले जैसे ओबीजे ने डिस्प्ले को कॉल कराया, फिर अलग लाइन में ओबीजे स्वैप कर रहे हैं, नहीं नहीं इतना करने की ज़रूरत ही नहीं। डिस्प्ले से ही क्या कॉल हो जाए, सीधे स्वैप, और स्वैप से अगेन क्या कॉल हो जाए, डिस्प्ले। यानी कि देख सकते हो मैंने दो लाइन को हटा ही देती हूँ, इसकी ज़रूरत ही खत्म हो गई, एक ही लाइन से काम हो गया। ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले डॉट स्वैप, मतलब मेथड ही दूसरे मेथड को कॉल करा रहा है, स्वैप डॉट डिस्प्ले, दैट इज कॉल्ड, इस लाइन को क्या बोलेंगे, मेथड चेनिंग। एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल करा रहा है, इस स्टेप को बोला जाता है मेथड चेनिंग। देख सकते हो जावा सी स्वैप, नहीं क्या नाम है, स्वैपर डॉट जावा, जावा स्वैप। आंसर में अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, 40-20 रहेगा। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, कि एक मेथड ही दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है इस वाली लाइन से, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, एक कंस्ट्रक्टर भी डायरेक्टली मेथड को कॉल कर सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा, इस लाइन को यहाँ लिखा है डॉट, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बोला था कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली रिटर्न करता है, थोड़े दिन पहले ही बात बताई थी, 2-3 क्लास पहले, 2-3 वीडियो पहले, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है बाय डिफॉल्ट। अब क्या करना है, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अभी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है, वो डायनामिकली क्रिएट होता है। लेकिन आप बोलोगे इतने दिन से तो मैम बोल रही है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, मैं इतने दिन से बोल रही हूँ ना ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं होता, डायनामिकली क्रिएट होता है। तो आप बोलोगे बिना ऑब्जेक्ट के तो काम ही नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर ये ही ऑब्जेक्ट होता तो देखो ये लाइन हटा दी मैंने, ये देखो ओबीजे लिखा भी नहीं है कहीं, इसको देखो दोबारा कंपाइल करा रही हूँ, दोबारा रन, क्या कोई आंसर नहीं आया, आया, यानी कि वो क्या था, रेफरेंस वेरिएबल। आप क्या कर रहे हो, आपने हटा दिया स्वैपर ओबीजे, क्यों हटा दिया, इसलिए हटा दिया कि वो क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल, जो कि स्वैपर क्लास का रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को होल्ड करके रखता है, बट वो खुद ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, जो कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करके रखता है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो रिटर्न कराया दिस, यहाँ पे क्या यूज़ करना है, जहाँ पे वॉइड यूज़ करते थे वहाँ क्लास का नाम क्या है, स्वैपर, और जहाँ पे रिटर्न इंट की वैल्यू लिखते थे लाइक 5, या फिर क्या कहते हैं कोई वेरिएबल लिख देते थे,
वहाँ पे आपको रिटर्न टाइप क्या करना है, दिस, क्योंकि दिस किस टाइप का है, क्लास टाइप का। तो ये उसे बोलते हैं मेथड चेनिंग। हमने 3 यूज़ पढ़ लिए दिस के। पहला यूज़, अगर एम्बिटी क्रिएट हो इंस्टेंस वेरिएबल लोकल वेरिएबल में तो डिफरेंशिएट करने के लिए। दूसरा दिस कीवर्ड का यूज़ क्या है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए, यानी कि आपने देखा हमने एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करा दिया बिना लिखे हुए, है ना, मेन में। तीसरा तीसरा यूज़, इंपॉर्टेंट यूज़, ये कंस्ट्रक्टर की कंस्ट्रक्टर मेथड को भी कॉल करा सकता है और मेथड दूसरे मेथड को भी, इसको बोलते हैं मेथड चेनिंग। ठीक है, और एक और बात भी हमें प्रूफ हो गई कि जिसे हम अब तक ऑब्जेक्ट समझते थे वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो रेफरेंस वेरिएबल है जो कि क्लास का रेफरेंस होल्ड करके रखता है। बस ये आपको समझना था दिस कीवर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।